Hello everyone, I am Bhumi Gupta and welcome to Commerce Education by CA YouTube channel. So आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का सेकेंड चैप्टर मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है और अकाउंटिंग करने के कितने मेथड्स होते हैं वो देखा था हमने, और अकाउंटिंग के बेसिक्स टर्म्स हमने देखा था, जैसे कैपिटल किसे कहते हैं, एसेट किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है। तो ऐसे हमने बेसिक्स टर्म्स देखा था, यानी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने अकाउंट्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर प्रेस करके हमारा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का सेकेंड चैप्टर जो है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग होता क्या है। Let's start with meaning. Double entry bookkeeping system is the most scientific methods of recording all monetary transactions in the books of accounts. डबल एंट्री सिस्टम क्या है? मोस्ट साइंटिफिक मैथड। इसको मोस्ट साइंटिफिक मैथड क्यों कहते हैं? जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को मोस्ट साइंटिफिक मैथड कहते हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग के जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसीलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? मोस्ट साइंटिफिक मेथड कहते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो वो सारे ट्रांजैक्शन मॉनेटरी से रिलेटेड होना चाहिए। मॉनेटरी यानी पैसे से रिलेटेड होना चाहिए, तो ही उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को एक इटालियन मर्चेंट ने इन्वेंट किया था जिनका नाम है लुक्का डी बार्गो पैसियोली जी ने इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया था। कब किया था? 10 नवंबर 1494 को किया था, और इस दिन हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब एवरी 10 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। लुका डी बार्गो पैसियोली जी को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुका डी बार्गो पैसियोली जी को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम को किसने इन्वेंट किया था, कब किया था, और फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को एक इटालियन मर्चेंट ने इन्वेंट किया था जिनका नाम है लुक्का डी बार्गो पैसियोली जी ने इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया था। कब किया था? 10 नवंबर 1494 को किया था, और लुक्का डी बार्गो पैसियोली जी को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसे याद रखना है। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। जैसे एक कॉइन होता है, उस कॉइन में एक तरफ हेड होता है तो एक तरफ टेल होता है। उसी तरह बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 एस्पेक्ट होता है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व 2 पर्सन और अकाउंट्स पार्टीज wherein one is the receiver of the benefit and another is the giver of the benefit। यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारे ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है, एक रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होता है तो एक गिवर ऑफ द बेनिफिट होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल। एक मेडिकल शॉप है, एक मेडिकल शॉप है, उस मेडिकल शॉप के ओनर है मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है? ओनर। ओनर मीन्स होता है मालिक।
मिस्टर ए उस मेडिकल शॉप को पहले अकेले ही हैंडल कर लेते थे, बट अभी मिस्टर ए उस मेडिकल शॉप को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने क्या सोचा, मैं एक एम्प्लॉय को हायर करता हूँ। तो उन्होंने एक एम्प्लॉय को हायर किया जिनका नाम है मिस्टर बी। तो मिस्टर बी को उन्होंने क्या किया, हायर किया कि उनके मेडिकल शॉप में वो काम करें। जब भी कोई भी पर्सन किसी कंपनी या किसी शॉप में काम करता है तो फ्री में कोई काम नहीं करेगा। तो मिस्टर ए क्या करते हैं, उसे हर महीने पे करते हैं सैलरी। क्या पे करते हैं, हर महीने सैलरी पे करते हैं। किसको पे करते हैं, मिस्टर बी को सैलरी पे करते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को हर महीने क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, पहली बात तो मॉनेटरी से रिलेटेड है और बिजनेस से रिलेटेड है, और ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में दो पार्टी इन्वॉल्व है, फर्स्ट मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो बिजनेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन में दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पार्टी रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होगा और कौन सा पार्टी गिवर ऑफ द बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जिस पार्टी को कुछ रिसीव होता है, जिस पार्टी को कुछ प्राप्त होता है, कुछ रिसीव होता है, उस पर्सन को हम कहते हैं रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। रिसीवर ऑफ द जब भी किसी पर्सन को कुछ भी रिसीव होता है, कुछ भी प्राप्त होता है, उस पर्सन को हम रिसीवर ऑफ द बेनिफिट कहते हैं। मिस्टर ए क्या है, गिवर है। उन्होंने क्या दिया, सैलरी। किसको दिया, मिस्टर बी को क्या दिया, सैलरी। तो ये गिवर है, तो मिस्टर ए क्या हो जाएंगे, गिवर ऑफ द बेनिफिट। मिस्टर ए क्या हो जाएंगे, गिवर ऑफ द बेनिफिट। यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा पार्टी रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है और कौन सा पार्टी गिवर ऑफ द बेनिफिट है। जब किसी पर्सन को कुछ रिसीव होता है, उस पर्सन को हम रिसीवर ऑफ द बेनिफिट कहते हैं। जो पर्सन आपको दे रहा है, उस पर्सन को हम गिवर ऑफ द बेनिफिट कहते हैं। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होता है, एक रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होता है तो एक गिवर ऑफ द बेनिफिट होता है। जो पर्सन रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होता है, उस पर्सन को हम डेबिट करते हैं, और जो पर्सन गिवर ऑफ द बेनिफिट होता है, उस पर्सन को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। डेबिट उस पर्सन को करेंगे जो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट होता है, उस पर्सन को हम डेबिट करते हैं। जो पर्सन गिवर ऑफ द बेनिफिट होता है, उस पर्सन को हम क्रेडिट करते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और हर एक ट्रांजेक्शन में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, और एक पार्टी रिसीवर होता है तो एक पार्टी गिवर होता है। इसे ही हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो है हमारा मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का मेथड्स होता है। मेथड्स का मतलब होता है तरीका। यहाँ पे दो तरीके हैं, यानी दो सिस्टम हैं। फर्स्ट होता है इंडियन सिस्टम और सेकंड होता है इंग्लिश सिस्टम। फर्स्ट देखेंगे कि इंडियन सिस्टम होता क्या है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उस सारे ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो अपनी लैंग्वेज यानी मदर टंग में रिकॉर्ड करते हो, तो उस सिस्टम को हम इंडियन सिस्टम कहते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी लैंग्वेज यूज़ करते हो, गुजरात में रहते हो तो गुजराती लैंग्वेज यूज़ करते हो, राजस्थान में रहते हो तो राजस्थानी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हो। मतलब आपको जो लैंग्वेज आपको आता है, उस लैंग्वेज में बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। उस सिस्टम को हम इंडियन सिस्टम कहते हैं। बहुत पहले क्या करते थे लोग, एक लंबी डायरी मेंटेन करते थे और उस डायरी में बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता था, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे। उस डायरी को हम बही खाता किर्द भी कहते हैं। और इंडियन सिस्टम का दूसरा नाम है महाजनीय देशी नामा।
इंडियन सिस्टम को ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। सेकेंड है हमारा इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में भी दो सिस्टम होता है, फर्स्ट होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और सेकेंड होता है डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम होता है क्या। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम अनसाइंटिफिक मेथड कहते हैं। अनसाइंटिफिक मेथड क्यों कहते हैं, यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड किया जाता है, बट वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन कैश बुक से रिलेटेड होता है और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। उसी ट्रांजेक्शन को हम सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, हर एक ट्रांजेक्शन का एक ही इफेक्ट होता है। इस सिस्टम को हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सेकेंड हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है। एक पर्सन को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे पर्सन को हम क्रेडिट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट के दो अप्रोच होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकेंड होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, जो बहुत पहले से बहुत ही पुराना है, उस अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। अकाउंट क्या होता है वो देखेंगे। अकाउंट इज अ समरी ऑफ रिकॉर्ड रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड। जैसे अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में अलग अलग हेड होते हैं, अलग अलग अकाउंट हम बनाते हैं। जैसे परचेस अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट बनाते हैं, एसेट अकाउंट बनाते हैं, लायबिलिटी अकाउंट बनाते। तो ये अलग अलग हेड के हम पर्टिकुलर अकाउंट मेंटेन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर अकाउंट को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट और सेकंड होता है इन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, उस अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इन पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होता, किसी थिंग से रिलेटेड होता है, उस अकाउंट को हम इन पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट में तीन कैटेगरी होता है। फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब पर्सनल अकाउंट में कितनी कैटेगरी हैं, तीन। फर्स्ट कौन सा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और सेकंड है जो हमारा इन पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट होता है, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को ब्रीफली देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, उस अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट की तीन कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो क्रिएटेड बाय गॉड होता है, जिसे भगवान ने बनाया है, उस अकाउंट को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे आप हो, मैं हूँ, नरेंद्र मोदी जी है, अडानी जी है, केजरीवाल जी है, राहुल गांधी जी है, निर्मला सीतारमन जी है, ये सब क्या है, एक पर्सन है। इस पर्सन अकाउंट को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जिसे भगवान ने बनाया है, उस अकाउंट को हम नेचुरल पर्सन अकाउंट कहते हैं। सेकेंड होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा बनाया जाता है, उस अकाउंट को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा इंडस्ट्री है, बैंक हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है जिसे हमने कानून के द्वारा बनाया है और इनका एक सेपरेट एंटिटी होता है, लोकल बॉडी होता है, उस अकाउंट को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उस अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो आइटम आते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, एडवांस होता है, प्रीपेड होता है, ऐसे टाइप के जो आइटम्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। आउटस्टैंडिंग
इनकम का मतलब क्या होता है, हमें किसी से पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है, तो इस एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। और सेकेंड हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, हमें किसी पार्टी को, किसी पर्सन को पैसा देना है, उस एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो आइटम आते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो प्रीपेड होता है, जो एडवांस होता है, इससे रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं वो सारे आइटम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा इन पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होता, उस अकाउंट को हम इन पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे भी दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट होता है रियल अकाउंट और सेकंड होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, असेट से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, असेट से रिलेटेड होता है। और असेट में भी कितने टाइप के असेट होते हैं, दो टाइप के असेट होता है। एक होता है टैंजिबल और एक होता है इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब क्या होता है, जिस असेट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस असेट को हम टैंजिबल असेट कहते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, मशीन्स हो गया, व्हीकल्स हो गया। वो असेट जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, उस असेट को हम टैंजिबल असेट कहते हैं। और सेकेंड होता है जो हमारा इनटैंजिबल असेट। इनटैंजिबल असेट वो असेट होता है ना ही हम उसको देख सकते हैं, ना ही हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उस असेट को हम इनटैंजिबल असेट कहते हैं। जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। ऐसे असेट को हम इनटैंजिबल असेट कहते हैं, जिसको ना ही हम देख सकते, ना ही छू सकते, सिर्फ फील कर सकते, जिसको हम यूज करके अपनी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। ऐसे असेट को हम इनटैंजिबल असेट कहते हैं। सेकेंड होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एक्सपेंसेस और इनकम। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम नॉमिनल अकाउंट में आता है। बिजनेस में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे रेंट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी हो गया, तो ये सब बिजनेस के क्या है, एक्सपेंसेस हैं। सेकेंड क्या होता है, इनकम, इंटरेस्ट रिसीव। अगर आपने बैंक पे एफडी करवाया है तो आपको उस एफडी पर हर महीने क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है। सेकेंड क्या है, डिस्काउंट रिसीव। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो वो जो डिस्काउंट मिलता है वो आपके लिए क्या है, इनकम है। और सेकेंड क्या है, सेल्स। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको क्या रिसीव होता है, कैश रिसीव होता है, रेवेन्यू आता है। तो ऐसे जो भी इनकम होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, सारे इनकम और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने देखे कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं और उसके ऊपर कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा वो हम देखेंगे। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होता है। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। इस गोल्डन रूल के थ्रू हमें ये पता चलता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, उस अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है वो देखेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिस पर्सन को कुछ रिसीव होता है, कुछ प्राप्त होता है, उस पर्सन को हम डेबिट कर देते हैं। जो पर्सन गिवर होता है, जो आपको कुछ दे रहा है, जो गिवर है, उस पर्सन को हम करते हैं क्रेडिट। तो ये हमने देखा पर्सनल अकाउंट। सेकेंड होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड होता है। उसका रूल देखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर क्या होता है, आपके बिजनेस में जो भी एसेट आ रहा है,
जो भी असेट आपके बिजनेस में आता है उसे हम करते हैं डेबिट, और जो असेट आपके बिजनेस से गोज आउट होता है, बिजनेस से बाहर जाता है, उस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है। इसका रूल देखेंगे हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उन सबको आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। बिजनेस में जितने भी इनकम और गेन हो रहा है, उन सबको कर दोगे आप क्रेडिट। ये हमने देखा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होता है, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट ₹20,000। आपने फर्नीचर परचेस किया, किससे परचेस किया? मिस्टर ए से आपने फर्नीचर परचेस किया, वो भी उधारी पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे आपने फर्नीचर परचेस किया है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट है हमारा फर्नीचर जो है असेट। सेकेंड है मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है? एक इंसान है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है। तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर। आपने क्या परचेस किया है? फर्नीचर परचेस किया है। तो बिजनेस में जो चीज़ें आ रही है उसको आप कर दोगे डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। और मिस्टर ए को क्या कर दोगे? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करोगे? क्योंकि उनके पास से फर्नीचर गया, क्योंकि उन्होंने सेल कर दिया। तो मिस्टर ए क्या हो जाएंगे? गिवर हो जाएंगे, और इनको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट का रोल क्या होता है? जब भी कुछ भी आपको रिसीव होता है उसे डेबिट करोगे, और जो गिवर होता है उस पर्सन को आप क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर गिवर कौन है? मिस्टर ए। उन्होंने क्या किया? उनके पास फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो फर्नीचर उन्होंने सेल कर दिया। जब कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो वो आपके पास से चला जाता है। जो चीज़ें आपके पास से चली जाती है तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, पेड ₹20,000 कैश टू मिस्टर ए। मिस्टर ए ने जो असेट उधारी पे बेचा था, अब उनको पैसे मिल रहे हैं, पैसे रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट है हमारा कैश अकाउंट और सेकेंड है हमारा मिस्टर ए। यहाँ पे देखना है कि बिजनेस में क्या चीज़ें आ रही है और क्या चीज़ें जा रही है। यहाँ पर मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। मिस्टर ए को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मिस्टर ए को कैश रिसीव हो रहा है। मतलब जिस पर्सन को कुछ रिसीव होता है उस पर्सन को हम क्या करते हैं? डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम मिस्टर ए को करेंगे डेबिट। क्यों हमने डेबिट किया? क्योंकि उन्होंने उधारी पे गुड्स बेचा था, अब उनको पैसे मिल रहे हैं। जब भी किसी पर्सन को कुछ भी रिसीव होता है उस पर्सन को हम डेबिट कर देते हैं। सेकेंड अकाउंट कौन सा है? कैश। आपके पास से क्या गया? कैश गया। जो चीज़ें जा रहा है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इजी वर्ड में जानना है तो जो चीज़ें आपको मिल रहा है, जो चीज़ें आपको रिसीव हो रही है, उस पर्सन को डेबिट करो। जो पर्सन गिवर होता है, जो दे रहा है, उस पर्सन को क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल बहुत ही सिंपल होता है। जिस पर्सन को कुछ भी रिसीव होता है उस पर्सन को हम डेबिट करते हैं, और जो पर्सन गिवर होता है, जो पर्सन आपको दे रहा है, उस पर्सन को हम क्रेडिट करते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कंप्यूटर परचेज फॉर कैश ₹52,000।
आपको सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, असेट है। और सेकेंड है कैश, कैश क्या है, असेट है। तो इसके ऊपर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। मतलब कंप्यूटर और कैश दोनों असेट है, इसलिए इन दोनों अकाउंट पे रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। तो आपने क्या किया है, कंप्यूटर परचेस किया है। जब भी कोई भी असेट बिजनेस में आ रहा है तो उस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो हम कंप्यूटर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपने कंप्यूटर परचेस किया तो आपके पास से क्या गया, कैश गया। जब भी कोई भी चीज़ बिजनेस से बाहर जाता है उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, व्हीकल सोल्ड फॉर कैश ₹34,000। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट है व्हीकल और सेकेंड है कैश, दोनों क्या है, असेट है। तो इन दोनों के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। ठीक है, जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो सेल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस सारे ट्रांजेक्शन को हम सेल्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, सेल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस सारे ट्रांजेक्शन को हम सेल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके पास व्हीकल पड़ा हुआ था, उस व्हीकल को क्या कर दिया आपने, बेच दिया। जब आपके बिजनेस में से कोई भी असेट बाहर जा रहा है तो उस असेट को आप करोगे क्रेडिट। क्या कर दोगे, क्रेडिट। यहाँ पर हम व्हीकल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि व्हीकल हमारे बिजनेस में से जा रहा है। जो चीज़ें हमारे बिजनेस से बाहर जाता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। जब भी आपने व्हीकल सेल किया तो आपको क्या रिसीव हुआ, कैश। मतलब बिजनेस में क्या आया, कैश आया। तो जो भी चीज़ें बिजनेस में आती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हमने रियल अकाउंट देखा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मतलब बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उनको आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। और बिजनेस में जितने भी इनकम और जितने भी गेन हो रहे हैं उन सबको क्या कर दोगे, आप क्रेडिट कर दोगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सैलरी पेड इन कैश ₹10,000। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है सैलरी और सेकेंड है कैश। सैलरी क्या है, बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस होता है। बिजनेसमैन के लिए सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कैश क्या है, असेट है। तो असेट के ऊपर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, रियल अकाउंट का। यहाँ पर बिजनेसमैन क्या पे कर रहा है, सैलरी। तो बिजनेसमैन के लिए सैलरी क्या हो जाता है, एक्सपेंस होता है। तो बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको क्या करना पड़ता है, आपको डेबिट करना पड़ता है। तो हम सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश आपके बिजनेस में से गया है। कैश क्या हुआ है, आपके बिजनेस में से गया है। जो भी चीज़ें आपके बिजनेस में से जा रहा है उस अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹43,000। आपने यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया है। सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स आप सेल करते हो तो उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है जिसको हम सेल्स अकाउंट बोलते हैं। और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, कैश। कैश क्या है, असेट है। तो असेट के ऊपर कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का रूल लगता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे गुड्स सेल किया। जब भी आप कोई भी गुड्स सेल करते हो तो आपको रेवेन्यू रिसीव होता है। क्या रिसीव होता है, रेवेन्यू। आपके बिजनेस में क्या आता है, इनकम आता है। तो जब भी आपके बिजनेस में इनकम आता है तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, कैश। कैश आपने जब भी गुड्स बेचा तो आपको क्या मिला, कैश। तो आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया है। जब भी कोई भी चीज़ आपके बिजनेस में आता है तो उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने 3 टाइप के अकाउंट बनाए थे। फर्स्ट बनाया था पर्सनल अकाउंट, सेकेंड बनाया था रियल अकाउंट और थर्ड बनाया था नॉमिनल अकाउंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पे हमने फर्स्ट देखा ट्रेडिशनल अप्रोच, अब हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार हम अकाउंटेंसी में जितना भी अकाउंट बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर्स अकाउंट्स, व्हीकल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, हम क्या करते थे, पहले अलग अलग अकाउंट्स बनाते थे। इन सभी अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है असेट अकाउंट, सेकेंड होता है लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड होता है कैपिटल अकाउंट, फोर्थ होता है रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, फिफ्थ होता है हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। फर्स्ट होता है असेट। असेट के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट होता है मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट होता है मशीनरी अकाउंट, सेकेंड होता है फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग्स अकाउंट एंड गुडविल्स अकाउंट। ये सब जितने भी आइटम, ये सारे आइटम असेट अकाउंट में आते हैं। सेकेंड है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट में कौन कौन से आइटम आता है। फर्स्ट आता है क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट, सेकेंड हो गया लोन अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, एक्सेट्रा। ये जितने भी आइटम है वो सारे आइटम लायबिलिटी में आते हैं। थर्ड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ओनर का अकाउंट होता है, उस अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। फर्स्ट होता है कैपिटल अकाउंट, सेकेंड होता है ड्रॉइंग अकाउंट, ये जितने भी आइटम है ये सारे आइटम कैपिटल अकाउंट में आते हैं। फोर्थ है हमारा रेवेन्यू एंड गेन्स में। रेवेन्यू और गेन्स में कौन कौन से आइटम आते हैं। इंटरेस्ट, रिसीव, डिविडेंड, रिसीव, एक्सेट्रा। ये जितने भी आइटम हैं ये सारे आइटम रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट में आते हैं। फिफ्थ होता है हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट आता है सैलरी अकाउंट। एक बिजनेसमैन के लिए सैलरी एक्सपेंस होता है। और सेकेंड होता है रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ये जितने भी आइटम हमने देखे हैं एक्सपेंस से रिलेटेड वो सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस के अकाउंट में जाता है। तो ये हमने देखा कि कितने अकाउंट्स होते हैं और कौन कौन से आइटम किस अकाउंट में जाता है। मॉडर्न अप्रोच को याद रखने का एक शॉर्टकट की है जिसको हम बोलते हैं क्लियर। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो C है, C फॉर कैपिटल होता है, L फॉर लायबिलिटी होता है, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट और R फॉर होता है रेवेन्यू। यहाँ पर 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं और हर एक अकाउंट पर अलग अलग रूल एप्लीकेबल होता है।
आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो एक्सपेंस होता है और असेट होता है उसके ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है। किसके ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है? जो बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं और असेट होते हैं उनके ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है, और जो कैपिटल और लायबिलिटी होता है, रेवेन्यू होता है, उन तीनों के ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कौन सा रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो है हमारा असेट। अब हम ये देखेंगे कि असेट के ऊपर कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹45,000। हमने मशीनरी क्या किया है? परचेज किया। कितने में किया है? 45,000 में। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट है मशीनरी और सेकेंड है कैश। ये दोनों क्या है? असेट है। तो इन दोनों अकाउंट पे किसका रूल एप्लीकेबल होगा? असेट। असेट का रूल क्या होता है? जब भी आपके बिजनेस में असेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी आपके बिजनेस में असेट डिक्रीज होता है हम उसको करते हैं क्रेडिट। आपको ये हमेशा याद रखना है कि असेट का रूल क्या होता है। जब भी आपके बिजनेस में असेट इंक्रीज होता है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब भी आपके बिजनेस में असेट कम होता है, असेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आपने परचेस किया है मशीनरी। आपने क्या परचेस किया है? मशीनरी। जब भी कोई भी असेट आप परचेस करते हैं तो वो आपके बिजनेस में आता है और आपका असेट इंक्रीज होता है। तो आपके बिजनेस में क्या इंक्रीज हुआ है? असेट इंक्रीज हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि हमने मशीनरी परचेस किया। जब हमने मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आता है और असेट की वैल्यू बढ़ती है। जब जब असेट की वैल्यू बढ़ेगी तब तक हम असेट को डेबिट करेंगे। जब असेट की वैल्यू कम होगी तब हम उसे करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर जब आपने मशीनरी परचेस किया तो कैश दिया, तो आपके बिजनेस से क्या गया? कैश गया। तो कैश की वैल्यू, असेट का वैल्यू क्या हुआ? कम हुआ। जब भी कम होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देंगे। तो असेट अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट। क्यों किया क्रेडिट? हमने मशीनरी परचेस किया। हमने क्या परचेस किया? मशीनरी परचेस किया, तो हमारे पास से कैश गया। हमारे पास से कैश गया। जब कैश जाता है तो असेट की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होता है। जब भी असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा लैपटॉप सोल्ड फॉर कैश ₹33,000 में। हमारे पास लैपटॉप पड़ा हुआ था, उस लैपटॉप को हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो हमारे बिजनेस से क्या गया है? लैपटॉप गया है। जब आपके बिजनेस से लैपटॉप गया तो असेट का वैल्यू जो है, असेट क्या हो गया? कम हो गया। जब भी कोई भी असेट कम होता है, डिक्रीज होता है, तो हम उस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। और आपने क्या किया? लैपटॉप सेल किया तो आपको क्या मिला? कैश। तो आपके बिजनेस में क्या आया? कैश। जब कैश आता है तो असेट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ यही देखना है, जब भी आपके बिजनेस में असेट आता है और असेट की वैल्यू इंक्रीज होता है तो असेट को हम डेबिट करेंगे, और जब भी असेट की वैल्यू डिक्रीज होता है, कम होता है उसका वैल्यू, तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी का रूल क्या होता है वो देखेंगे। जब भी आपके बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज होती है, जब भी आपके बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट, और जब भी आपके बिजनेस में लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम उसे करते हैं डेबिट। असेट और लायबिलिटी का जो रूल होता है एक दूसरे से अपोजिट होता है। असेट में क्या होता है? जब जब असेट बढ़ता है तब तब हम उसे डेबिट करते हैं, और जब जब असेट कम होता है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे लायबिलिटी में क्या होता है?
जब जब लायबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हम लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम उसे कर देते हैं डेबिट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहित ऑन क्रेडिट ₹25,000। यहाँ पर आपने क्या परचेस किया? फर्नीचर परचेस किया। किससे परचेस किया? मिस्टर रोहित जी से आपने फर्नीचर परचेस किया है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? असेट है। सेकेंड अकाउंट होता है मिस्टर मोहित। मिस्टर मोहित को हम लायबिलिटी अकाउंट करेंगे। क्यों लायबिलिटीज अकाउंट हमने मिस्टर मोहित को किया है? क्योंकि मिस्टर मोहित ने फर्नीचर को बेचा है उधारी पर, उनको पैसा मिला नहीं है, मिलेगा, पर मिस्टर मोहित के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। तो मिस्टर मोहित के ऊपर लायबिलिटी का रूल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने फर्नीचर परचेस किया तो आपके बिजनेस में असेट आया है। जब आपके बिजनेस में असेट आता है तो असेट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। जब असेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम असेट अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि हमने फर्नीचर परचेस किया। जब हमने फर्नीचर परचेस किया तो हमारी असेट की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो जब जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तब तक हम उस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पर मिस्टर मोहित जी के ऊपर लायबिलिटी का रूल लगेगा। लायबिलिटी का रूल क्या होता है? जब जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है, जब जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उस अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर मिस्टर मोहित के लिए लायबिलिटी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है, बढ़ रहा है। उनकी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसीलिए मिस्टर के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। ये बहुत ही सिंपल है। जब आपके बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जब आपके बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप उसे करोगे क्रेडिट, और जब आपके बिजनेस में लायबिलिटी डिक्रीज होगी तब आप उसे करोगे डेबिट। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। पेड ₹25,000 कैश टू मिस्टर मोहित। मिस्टर मोहित जी ने जो गुड्स बेचा था उधारी पे, आप उनको पैसे मिल रहे हैं। मिस्टर मोहित जी को क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। जो फर्नीचर उन्होंने उधारी पे बेचा था, आप उनको पैसा रिसीव हो रहा है। मतलब मिस्टर मोहित जी का जो लायबिलिटी था वो लायबिलिटी अब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मिस्टर मोहित जी का लायबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि अब उनको पैसे मिल रहे हैं। जब आपको पैसे मिलते हैं तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगा। जब जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तब हम उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेकंड कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। कैश क्या है? असेट है। कैश आपके बिजनेस में से गया, मतलब कैश आपके बिजनेस में से गया तो असेट की वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो जब जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होता है तो हम उस असेट अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो असेट अकाउंट को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि वो आपके बिजनेस में से गया है, जिससे आपका असेट का वैल्यू क्या हो गया है? कम हो गया है। जब असेट की वैल्यू कम होगा तो हम उस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा कैपिटल। कैपिटल किसका अकाउंट होता है? एक ओनर का अकाउंट होता है। जब भी कोई भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, जब भी कोई भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट का रूल होता है, जब भी आपके बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा तो उस अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट, और जब आपके बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज होगा तो उस अकाउंट को हम करते हैं डेबिट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मिस्टर राम इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन अ कंपनी। मिस्टर राम जी ने पैसा लगाया है बिजनेस में। कितना लगाया है? 2 लाख रुपीस लगाया है। तो मिस्टर राम क्या है? ओनर है, और ओनर के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।
और दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, हमने बिजनेस में क्या लगाया, कैश, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा हमारा, कैश। कैश क्या है, असेट है, तो कैश के ऊपर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, असेट का रूल एप्लीकेबल होगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा हमारा, कैपिटल। आपके बिजनेस में कैपिटल आया है, यानी कैपिटल का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो इंक्रीज हुआ है। तो जब जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आया है और कैपिटल का जो वैल्यू है इंक्रीज हुआ है, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हमारा जो असेट होता है वो असेट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। जब असेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम असेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे असेट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों करेंगे भाई डेबिट, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आया है। जब भी कैश आता है तो असेट की वैल्यू बढ़ती है, जब भी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो असेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो है हमारा एक्सपेंसेस। अभी जब जब बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ेगा, जब जब बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ेगा हम उसे करते हैं डेबिट। जब बिजनेस में एक्सपेंस कम होता है, डिक्रीज होता है, तो हम उस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। यहां पर आपको ये देखना है एक्सपेंसेस और असेट का जो रूल होता है दोनों का सेम होता है। यहाँ पर असेट पे हमने क्या किया था, जब जब असेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब असेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब एक्सपेंसेस और असेट ये दोनों अकाउंट के ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है सैलरी पेड इन कैश ₹5000। एक बिजनेसमैन के लिए सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। कैश क्या है, असेट है। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है तो एक्सपेंस का रूल लगेगा, और कैश असेट है तो असेट का रूल लगेगा। बट ये दोनों अकाउंट्स पे सेम रूल लगता है। तो यहाँ पर आपने क्या पे किया, सैलरी। तो बिजनेसमैन के लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस। तो जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होता है, जब जब एक्सपेंसेस बिजनेस में बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हम एक्सपेंसेस अकाउंट को करते हैं डेबिट। और दूसरा क्या है, कैश। कैश क्या है, असेट। अभी हमारे बिजनेस से क्या गया, कैश गया। क्यों कैश गया, क्योंकि हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दिया। जब हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है। जब कैश जाता है तो हमारा असेट का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज होता है। जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होता है तो उस असेट अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। सेकेंड एग्जाम्पल है रेंट पेड इन कैश ₹5000। आपने क्या पे किया, रेंट पे किया। कितना किया, 5000। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट है रेंट। रेंट क्या है, एक्सपेंस है एक बिजनेसमैन के लिए। सेकेंड है कैश। कैश क्या है, असेट है। जब जब आपके बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आप उसे करोगे डेबिट। सेकेंड क्या है, कैश। कैश क्या है, असेट। जब भी असेट का बैलेंस डिक्रीज होता है तो उस असेट अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। थर्ड एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5000 टू रोहित। आपकी कंपनी में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, तो उस प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया। एडवर्टाइजमेंट क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कौन सा हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। कैश क्या है, असेट है। जब आपने एडवर्टाइजमेंट किया तो आपकी कंपनी आपके बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो हम एक्सपेंसेस अकाउंट को करेंगे डेबिट। यहाँ पर आपने जब एडवर्टाइजमेंट किया तो आपने उस रोहित को क्या पे किया, कैश पे किया, आपने उसको पैसे दिए, कैश दिया। जब आपने कैश दिया तो आपका जो असेट है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होगा तो उस असेट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा रेवेन्यू। जब भी आपके बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज होता है यानी इनकम इंक्रीज होता है तो रेवेन्यू अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। और जब भी आपके बिजनेस में रेवेन्यू डिक्रीज होता है, कम होता है, तो उस रेवेन्यू अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं जो तीनों पे सेम रूल अप्लाई होता है। फर्स्ट देखा हमने रेवेन्यू, सेकेंड होता है कैपिटल अकाउंट और थर्ड होता है लायबिलिटी। ये जो तीनों अकाउंट है, ये तीनों अकाउंट पे सेम रूल अप्लाई होता है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम उस लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब भी आपके बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होता है तो उस कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी आपके बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज होता है, कम होता है, तो उस कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं डेबिट। तो रेवेन्यू अकाउंट को भी हम क्या करते हैं, जब जब आपके बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, इनकम इंक्रीज होता है, तो हम उस रेवेन्यू अकाउंट को, इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब आपके बिजनेस में इनकम डिक्रीज होता है, कम होता है, तो उस इनकम अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000। आपने क्या किया, यहाँ पर गुड्स बेचा है, गुड्स को क्या किया, सोल्ड। जब भी हम कोई भी असेट, कोई भी गुड्स बेचते हैं तो उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उसको हम सेल्स अकाउंट बोलते हैं। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैश। कैश क्या है, असेट है। तो जब भी हम कोई भी गुड्स, कोई भी असेट बिजनेस में से बेचते हैं, बिजनेस में से असेट निकालकर हम उसे सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, रेवेन्यू आता है, इनकम आता है। तो जब जब आपके बिजनेस में इनकम आएगा, रेवेन्यू आता है, इंक्रीज होता है, तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। तो जब जब आपके बिजनेस में इनकम आएगा, रेवेन्यू आएगा, तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे दूसरा अकाउंट है कैश। कैश क्या है, असेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके बिजनेस में गुड्स पड़ा था, आपने उसे निकाल कर बेच दिया। जब आपने बिजनेस में से असेट निकाल के बेच दिया तो यहाँ पर असेट की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। जब जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तब हम उस असेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर कैश को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे भाई, हमने गुड्स बेचा तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो यहाँ पर असेट की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। जब जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तब हम असेट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है रिसीव इंटरेस्ट इन कैश ₹2,000। आपने किसी बैंक में एफडी करवाया होगा तो आपको उस एफडी के ऊपर हर महीने क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब आपके बिजनेस में क्या इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू, इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो जब जब इनकम इंक्रीज होता है तो उस अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। तो इंटरेस्ट रिसीव को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैश। आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश क्या है, असेट है। तो जब जब असेट की वैल्यू कम होगी तब हम उस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है
रिसीव डिविडेंड इन कैश ₹4000। आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है। डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? शेयर के ऊपर। आपने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया है तो उस शेयर पे आपको हर महीने क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। जब भी आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपके बिजनेस में इनकम आ रहा है। इनकम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब भी आपके बिजनेस में इनकम इंक्रीज होगा तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये रिसीव एंड डिविडेंड को हम करेंगे क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि हमारा रेवेन्यू, हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? कैश। कैश क्या है? असेट है। यहाँ पर असेट की वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि हमने कैश दिया है, हमारे पास से कैश गया। जब भी हमारे पास से कैश जाता है तो हमारा असेट का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज होता है। तो जब भी असेट का वैल्यू कम होगा तो उस असेट अकाउंट को हम करते हैं डेबिट। यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।